स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, आपकी स्क्रीन आ रही है। तो हमारा टेलीवर्क है, इसमें बेसिक पूरा टेलीकॉम आ जाता है। कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको कवर करें 2 घंटे में। जो टेलीकॉम है आप लोगों का पता, वैसे ये अभी लास्ट ईयर रिवाइज हुआ था 2021 में, और इसमें टोटल जो चैप्टर्स आप देख रहे होंगे 29 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर से हम शुरू करते हैं। सुनील गोलब जी, आपका माइक बंद कीजिए। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसमें कि जोनल लेवल पे 2 डिवीजन होता है, हेडक्वार्टर का सेटअप और डिवीजन का सेटअप। हेडक्वार्टर में जो एसएनटी डिपार्टमेंट है वो हेडेड बाय पीसीएसटी होते हैं, और फिर उसके आगे टेलीकॉम में देखें तो सीसी, डिप्टी सीएसटी, एसएसटी, एसटी, एसएससी, जेई और मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है। डिवीजन लेवल पर सीनियर डीएसटी होते हैं, या आजकल सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन होते हैं। सीनियर डीएसटी, डीएसटी, एसटी, एसएससी, जेई टेक्नीशियन और हेल्पर होते हैं। ये बेसिक जो सेटअप है टेलीकॉम के हिसाब से वो है। और इस चैप्टर में एक छोटे से बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, मतलब जो बेसिक चीजें दी है इस चैप्टर में वो लिखी हुई है। तो ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में क्या होगा, डिवीजन में होगा, एसएससी का ड्यूटी क्या होगा, स्टाफ अंडर एसएससी जेई होगा, उसका ड्यूटी क्या होगा। तो ये सेटअप है वो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सर आपकी वॉइस कट रही है बहुत। लेवल के हिसाब से इको आ रहा है वॉइस। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है? हाँ सर, कट रही है, कट हो रही है। अभी ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अभी ठीक है। तो वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन जो पहले चैप्टर में दिया हुआ है कि हेडक्वार्टर लेवल पे क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिवीजन लेवल पे क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, और एसएससी जेई का क्या ड्यूटी होगा, स्टाफ अंडर एसएससी जेई का क्या ड्यूटी होगा। तो ड्यूटीज में जो मेन बातें लिखी हुई है वो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कि जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट लगे हैं उसका इंस्पेक्शन और इफेक्टिव मेंटेनेंस, जो एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन है उससे रिलेटेड या कोई नया वर्क है उसका एग्जीक्यूशन, और जो भी पीरियोडिकल टेस्ट्स डिफाइंड हैं मैनुअल के हिसाब से इंडिपेंडेंटली या जॉइंटली उसको स्टाफ होगा, उनका है कि जेई और टेक्नीशियन। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। और तो इस चैप्टर में बेसिकली डेफिनेशंस है, और इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो 2-3 आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो एट प्रेजेंट चेयरमैन एंड सीईओ हैं, हालांकि आया नहीं है पिछले 2-3 बार में मैंने देखा ऑब्जेक्टिव में, बट जस्ट इसको अगर आप नोट कर सकते हैं, या स्लाइड में ये शेयर कर दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि जो नाम हैं चेयरमैन के हैं या मेंबर, जो एसएनटी डिपार्टमेंट है एट प्रेजेंट मेंबर इंफ्रा रेलवे बोर्ड के अंडर में है, और उनके अंडर में फिर एएम सिग्नल, एएम टेली, और क्वार्टर लेवल में पीसीएसटी के बाद टेलीकॉम होते हैं। नीचे लिखा होगा एसएसटी पोस्ट डिफाइंड है टेलीकॉम सिग्नल एंड टेली, जो हेडक्वार्टर में एसटी लेवल की पोस्ट होती है। फिर आवाज फिर आपकी कट रही है। हिसाब से ये 4 आवाज डिले हो रहा है सर, आपका अभी भी कट रही है। अभी भी कट रही है, प्रॉपर नहीं आ रही सर। सर बहुत कट रही है, बहुत इंटरप्ट हो रही है आवाज। ओके। और नेटवर्क तो मैंने चेक किया, नेटवर्क का तो इशू नहीं है। ऑनलाइन क्लास में ये थोड़ी दिक्कत रहती
रहती है। लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तो सर। आज आ रही है क्लियर? तो पहले चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि जो बेसिक सेटअप है और रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी जेई का डिफाइंड है, वो हमने देखा था इस स्लाइड में। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं वो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे होंगे कि जो नाम है वो पूछे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। तो अभी चेयरमैन और सीईओ जो हैं, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है रिसेंट में कुछ चेंज हुआ हो क्योंकि ये कुछ दिन पहले का बना हुआ स्लाइड है। तो चेयरमैन एंड सीईओ हैं वो वीके त्रिपाठी हैं। जो अपना एसएनटी डिपार्टमेंट अभी है वो मेंबर इंफ्रा रेलवे बोर्ड के अंडर में आता है। और अभी सुधांशु शर्मा लुकिंग आफ्टर में हैं। एएम सिग्नल राहुल अग्रवाल हैं। एएम टेली अरुणा सिंह हैं। सीसी शोभना गुप्ता है। ठीक, ये मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। हाँ सर। सीएससी कौन है सर? कौन? हेलो, सीएससी चीफ सिग्नल इंजीनियर। विनय श्रीवास्तव साहब है और वो सविता मैडम है, सविता केडम मैडम। हाँ सीएससी 2 हैं अभी। सीएससी 1 है सविता गेडाम, सीएससी 2 है विनय कुमार श्रीवास्तव और पीसीएसटी हरीश गुप्ता हैं। जो टेलीकॉम मैनुअल में दूसरा चैप्टर है वो है रोल ऑफ पीटीसीसी एंड पीटीसीसी क्लियरेंसेस। जो पीटीसीसी है वो बेसिकली है पावर टेलीकॉम कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये बेसिकली एक सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी है जो 1949 में बनी थी। और इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये है कि जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। जो उस इक्विपमेंट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं या जो पावर लाइन या ट्रांसमिशन लाइन से उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, इसके लिए ये कमेटी बेसिकली बनी थी। और इसका जो बेसिक रोल है वो ये है कि जो भी 11 kV और उसके ऊपर की पावर लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस होती है उसको डालने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के पहले पीटीसीसी का क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम अगर देखें तो इस कमेटी में 4 मेन लेवल बनी हुई है, जो कि है सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी, हाई लेवल कमेटी, सेंट्रल पीटीसीसी और स्टेट लेवल पीटीसीसी। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, इससे डीप में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं वो अगले स्लाइड में आपको मिल जाएगा। जस्ट जानकारी के लिए है कि इस कमेटी में मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो जो पहली बात है वो है याद रखने की कि 1949 में बना था और बेसिकली टेलीकॉम इक्विपमेंट, उस पर काम करने वाले लोग और पावर लाइन के आसपास जो लोग हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बना था। और पीटीसीसी का क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है कहीं भी नई ट्रांसमिशन लाइन जो 11 kV या उससे ऊपर की है उसको एनर्जाइज करने के लिए। जो 4 कमेटी हैं उसमें बेसिकली जो पहला है सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी, ये डील करता है 11 kV और उसके ऊपर के पावर लाइंस के क्लियरेंस के लिए, जिसमें कि 2 मेंबर्स डीओटी के होते हैं और 2 मेंबर सीईए के होते हैं। दूसरा जो हाई लेवल कमेटी आता है, हाई लेवल कमेटी बेसिकली सीई क्या होती है सर? सीई हाँ वो आगे आएगा, लास्ट में आएगा। अब बस खाली जस्ट इसका वो देख लीजिए। हाई लेवल कमेटी में वैसे केसेस रेफर किए जाते हैं जो सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी में रिजॉल्व नहीं हो पाए। और जो तीसरा सेंट्रल पीटीसीसी रहता है उसका रोल ये रहता है कि 11 kV टू 220 kV तक की लाइंस सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी देखती है, उसके ऊपर के लाइंस का क्लियरेंस के लिए सेंट्रल पीटीसीसी के पास आता है। और दूसरा इसका ये रोल होता है कि
पावर लाइन का टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है, इसको स्टडी करके रिकमेंडेशन देना इनका काम होता है। इसमें मेंबर्स डीओटी, सीईए, रेलवे और आर्मी इनके लोग होते हैं। और चौथा जो होता है स्टेट लेवल का पीटीसीसी, इसमें जो अप्रूवल केसेस होते हैं 11 केवी और 33 केवी के, उसको रिव्यू करके फर्दर ये फॉरवर्ड करते हैं सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी को फाइनल अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट में इसका जो मीटिंग्स है ये चारों का आपको दिख रहा होगा। सेंट्रल लेवल पे जो कमेटी होती है उसका 6 महीने में एक बार मीटिंग होता है। स्टेट लेवल का 3 महीने में एक बार होता है। और स्टेट लेवल पे ही 2 अलग अलग बॉडी और भी रहती है, डिविजनल लेवल की और सब डिविजनल लेवल की। डिविजनल लेवल 2 महीने में एक बार मीटिंग करती है और सब डिविजनल लेवल की 1 महीने में एक बार होती है। अब जो फुल फॉर्म आप पूछ रहे थे वो ये 3-4 फुल फॉर्म इसमें मेन है। पीटीसीसी हो गया, पावर एंड टेलीकॉम कोऑर्डिनेशन कमेटी। सीईए है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। एंड एक लास्ट में आपको दिख रहा होगा गैस डिस्चार्ज। ये बेसिकली इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं उसमें जीडीटी यूज़ होना चाहिए, जो बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। नॉर्मली जो पावर लाइन है उसके पैरेलल में लगता है, तीसरा टर्मिनल इसका अर्थ को कनेक्टेड होता है। जो 2-3 वैल्यू इसमें याद रखने की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं पे भी अगर आजकल फील्ड में जैसे जॉइंट सर्वे के लिए बुलाया जाता है एसएनटी डिपार्टमेंट को भी, कि अगर नई पावर लाइन डल रही है तो वहाँ पे आपको जॉइंट सर्वे करके और उसकी रिपोर्ट देनी रहती है। उसके लिए जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पावर लाइन्स एंड टेलीकॉम केबल शुड बी 2.44 मीटर। अगर कोई अंडरग्राउंड पावर लाइन जा रही है अलोंग द टेलीकॉम लाइन कहीं पे क्रॉस हो रहा है तो मिनिमम सेपरेशन उसके बीच में 2.44 मीटर का होना चाहिए। प्लस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है अगर इसमें से, तो ये है कि जो इंड्यूस वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारी लाइन में, जो सेफ लिमिट पीटीसीसी ने डिफाइन किया है वो 430 वोल्ट है। मतलब 430 वोल्ट तक अगर वोल्टेज इंड्यूस होता है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर लाइन में तो उसका वो सेफ लिमिट है। उसके ऊपर अनसेफ है और मैक्सिमम जो परमिसिबल या एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 2000 वोल्ट का है। मतलब किसी भी सरकमस्टांस में किसी भी पावर लाइन में फॉल्ट की वजह से मैक्सिमम जो वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है या होना चाहिए वो 2000 वोल्ट है इन टेलीकॉम लाइन। उसके नीचे 2-3 चीज़ें आपको दिख रही होगी, उसमें बेसिकली ये है कि जो हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें प्रोटेक्शन के लिए हमें जैसे आरई एरिया में सिंगल लाइन टोकन इक्विपमेंट यूज़ होगा तो इसमें जीडी ट्यूब और मेटेलिक रिटर्न प्रोवाइड होना चाहिए। जो डायडो है वो 74 वोल्ट तक का इंड्यूस वोल्टेज विथस्टैंड कर सकता है और उसमें बेसिकली 3 पोजीशन पोलराइज्ड रिले एग्जिस्टिंग लाइन रिले के साथ हमको यूज़ करना होता है। जो लाइन कंडेंसर हम लगाएंगे वो उसका रेटिंग 1000 वोल्ट का होना चाहिए। और जो पुश बटन सिंगल लाइन इक्विपमेंट जो पहले हम यूज़ करते थे वो बेसिकली रिकमेंडेड होता है ओनली इन नॉन आरई एरिया में। तो इस चैप्टर से बेसिकली अगर कुछ क्वेश्चन आता है, पिछले 2-3 बार में तो नहीं आए हैं, तो ये 3-4 फुल फॉर्म में से कोई एक आ सकता है। और जो लास्ट वाला लाइन है वो एक आप लोग याद रखिएगा कि जो सेपरेशन है पावर लाइन और टेलीकॉम लाइन का वो 2.44 मीटर होना चाहिए। जो तीसरा चैप्टर है वो है रोल ऑफ डब्ल्यूपीसी एंड सैक्फा क्लियरेंसेस। सर ये प्रेजेंटेशन मोड में कर लीजिए तो अच्छा दिखाई देगा। हेलो सर ये पीपीटी प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए तो फुल स्क्रीन करने के लिए बोला है, फुल ओके ओके ठीक है ठीक। हाँ हाँ
तो तीसरा चैप्टर मैनुअल का है। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है सर, आवाज हाँ, हाँ। बराबर है सर। ठीक है। तो ये WPC जो है, वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये 1952 में बनी थी और इसका जो बेसिक रोल डिफाइंड है वो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मैनेजमेंट और उसकी लाइसेंसिंग। मतलब कोई भी हम फ्रीक्वेंसी अगर यूज़ करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, तो उसकी लाइसेंसिंग और उसका जो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है वो देखना इनका काम होता है। इसी के अंदर में एक कमिटी और है जिसको हम सैक्फा बोलते हैं, वो है स्टैंडिंग एडवाइजरी कमिटी ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। इसका जो रोल है वो बेसिकली वही है कि अगर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन के कोई इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना, जो नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान है उसको डिफाइन करना, और इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन को जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं स्टडी करके वो रिकमेंडेशन देना, और यूजर्स के कोई प्रॉब्लम अगर हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में तो उसको सॉर्ट आउट करना इसका मेन पर्पस होता है। जो रेलवे में हेडक्वार्टर लेवल पे सैक्फा हेडेड होता है सीसी के द्वारा, जिनका कि बेसिक रोल होता है कोई पेंडिंग केस अगर है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन या स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग से, उसको मॉनिटर करना और नए केसेस को प्रोसेस करना। सैक्फा बेसिकली जो हेडेड होता है वो सेक्रेटरी DOT और टेलीकॉम कमीशन के द्वारा होता है। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेलीकॉम हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा खाली हम देख लेते हैं। इसमें यह है कि जैसे हमें कोई वायरलेस स्टेशन लगाना हो तो हमें कोई एंटीना लगाना होगा और उस एंटीना के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो उसके लिए 3 बेसिक कैटेगरी बनाई गई है कि हम कौन सा कैटेगरी के अंदर हम उसका लाइसेंसिंग प्रोसेस करेंगे। तो एक कैटेगरी है जिसको हम मास्ट हाइट कैटेगरी बोलते हैं, दूसरा है जिसको फुल सिटिंग कैटेगरी कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है जो इन दोनों में कहीं भी नहीं आती, वो थर्ड कैटेगरी में प्रोसेस होती है। इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। जस्ट इसका ब्रीफ ये है कि जो मास्ट हाइट कैटेगरी है उसमें हम वैसे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे लाइसेंसिंग के लिए जिसमें कि कोई हमें फिक्स्ड वायरलेस स्टेशन लगाना हो जिसकी एंटीना हाइट 30 मीटर तक की हो। VHF स्टेशन अगर 174 मेगाहर्ट्ज से बिलो नीचे की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट पावर 50 वाट की से कम की है, वो भी इसमें यूज़ होगा। VHF स्टेशन 174 से 230 मेगाहर्ट्ज के बीच की हो, आउटपुट पावर उसका 25 वाट तक की हो, वो इसमें प्रोसेस होगा। और जितने भी VHF या UHF फिक्स्ड वायरलेस स्टेशन जो 10 वाट तक का पावर ट्रांसमिट करेंगे उसको हम मास्ट हाइट कैटेगरी में प्रोसेस करेंगे। इसी कैटेगरी में दूसरा आता है कि अगर कहीं पे हमें VSAT का एंटीना लगाना है तो वो भी मास्ट हाइट कैटेगरी के अंदर उसकी लाइसेंसिंग हमें लेनी होगी, जिसका रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि उस VSAT एंटीना का जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो 5 वाट से कम होना चाहिए। एंटीना जो हम यूज़ करेंगे उसका डायमीटर 4 मीटर से कम होना चाहिए। अगर 4 से 20 मीटर के बीच में उसका है डायमीटर, प्लस एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर से अंदर है, तब हमें आर्मी हेडक्वार्टर सर स्लाइड पुरानी वाली दिखा रहे हो कि नई वाली दिखा रहे हो सर? स्लाइड आपको कौन सी दिख रही है? ये रोल ऑफ WPC दिख रही है सर। नहीं, स्क्रीन पे तो मास्ट हाइट कैटेगरी दिखना चाहिए था।
नहीं दिख रहा। सर वो आपकी स्लाइड चेंज नहीं हुई सर, हमको यही दिख रही है डब्ल्यूपीसी का रोल ऑफ डब्ल्यूपीसी एंड साक पर क्लियरेंस। ओके, अभी चेंज हुआ? नहीं सर, एक मिनट। इसमें अभी कौन सा दिख रहा है स्लाइड आपको? वही सर पेन। पहली वाली चैप्टर 3 रोल ऑफ डब्ल्यूपीसी एंड सेट पर क्लियरेंस। मेरे यहाँ तो चेंज हो रहा है ये। सर इधर तो कांस्टेंट है। हाँ वही सर, अभी चेंज हुआ। अगर VHF स्टेशन हमें लगाना हो जिसका कि फ्रीक्वेंसी 174 मेगाहर्ट्ज से नीचे है और उसका आउटपुट पावर 50 वाट से कम है। तीसरा है VHF स्टेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 174 से 230 मेगाहर्ट्ज के बीच में है और आउटपुट पावर 25 वाट सर स्लाइड से कम है। कैटेगरी था वो मैं बता रहा था कि पहली कैटेगरी में जो वायरलेस और इसी मास्ट हाइट कैटेगरी में ही जो वीसेट के लिए दिया हुआ है कि अगर वीसेट का एंटीना पावर जो ट्रांसमिटेड पावर है वो 5 वाट से कम है, एंटीना की साइज का मतलब एंटीना का डायमीटर 4 मीटर से कम है। अगर एंटीना का डायमीटर 4 मीटर से 20 मीटर के बीच में है और एयरपोर्ट से उसकी दूरी 7 मीटर से 7 किलोमीटर कम है, हमें आर्मी और एयरपोर्ट अथॉरिटी इनका क्लियरेंस लेने के बाद लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना होता है। आवाज सही नहीं आ रहा है। और आवाज नहीं है, नेटवर्क हाँ तो मैं सर, ये करा था। आवाज के हमले वही कट के आ रही है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा धीरे बोल लेता हूँ, हो सकता है बोल रहा था तो दिक्कत। इको हो रहा है सर, नेटवर्क का ही कोई इश्यू है। तीसरी कैटेगरी नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। तो और इसी में एंटीना की साइज अगर 4 से 20 मीटर है लेकिन दूरी हमारी एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर से ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमें सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन लेना होता है और फिक्स्ड मास्ट कैटेगरी में हम लाइसेंस करते हैं। मास्ट हाइट क्लियरेंस के लिए भी है जिसमें कि अगर हमें मास्ट लगाना है और वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपनी छत पे कोई एंटीना लगा रहे हैं और वो एंटीना की हाइट 3 मीटर से कम है, प्लस दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारा साइट या जहाँ पे हम वो एंटीना लगा रहे हैं वो एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो उस कंडीशन में हमें कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है, हम लगा सकते हैं क्लियरेंस। है कि अगर एंटीना का डायमीटर 2.4 मीटर है और छत पे हम लगा रहे हैं इसको और उसकी हाइट 3 मीटर से कम रह रही है तो भी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा इसी में कि अगर एंटीना की साइज थोड़ी बड़ी है, 2.4 या 3.8 मीटर उसका डायमीटर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम उसको लगा रहे हैं जिसकी हाइट 4 मीटर से कम है और एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है वो, तब भी हमें कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो है वो फुल कैटेगरी आता है। कैटेगरी में वैसे एप्लीकेशंस को करेंगे अगर हमें कोई VHF स्टेशन लगाना है लेकिन उसका आउटपुट पावर ट्रांसमीटर का 50 वाट से ज़्यादा है तो वो फुल सिटिंग कैटेगरी में आएगा। 174 से 230 मेगाहर्ट्ज में अगर हमारी
आउटपुट पावर 25 वाट से ज़्यादा है तो भी इस कैटेगरी में आएगा। कोई यूएचएफ स्टेशन हम बनाना चाहते हैं जिसका कि आउटपुट पावर 10 वाट से ज़्यादा ट्रांसमिट होगा तो भी इसमें आएगा। माइक्रोवेव आजकल तो बंद हो गए हैं। और वैसे वीसैट स्टेशन जिसका ट्रांसमीटर्स का पावर 5 वाट से ज़्यादा होगा तो इसमें आएगा। जो नीचे वाली चीज लिखी हुई दिख रही है वो बेसिकली इसलिए है कि अगर कोई और एजेंसी रेलवे से क्लियरेंस मांगती है कि भाई हमें यहाँ पे एंटीना लगाना है जो कि रेलवे प्रीमाइस में हो सकता है या रेलवे बाउंड्री के आसपास हो सकता है, तो उसमें 4 चीजें हमको वेरीफाई करनी होती है उसको क्लियरेंस देने के पहले। पहला है कि फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी है वो हम जो रेलवे यूज कर रहे हैं, जैसे VHF सेट के लिए जो हम यूज करते हैं नॉर्मल 167.5 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे के जो एलोकेटेड है उससे अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। प्लस जो साइट है, जो साइट प्रपोज किया गया है वहाँ पे या उसके आसपास नियर विसिनिटी में एग्जिस्टिंग रेलवे का कोई टावर या ट्रांसमीटर नहीं होना चाहिए। जो टावर हाइट है कि वो टावर हाइट एग्जिस्टिंग किसी स्ट्रक्चर को या किसी अदर ट्रांसमिशन लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा हो, और जो ट्रांसमिटेड पावर है वो कितना है, ये 4 चीजें हम वेरीफाई करने के बाद क्लियरेंस देते हैं। इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, बस फुल फॉर्म 2-3 को बता देता हूँ। ये 4-5 फुल फॉर्म लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। WPC का है, सैक्फा का है, ITU का है, IMD का है, NIC का है। प्लस ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि किन कंडीशंस में मास्ट हाइट क्लियरेंस एग्जाम्प्ट किया हुआ है, तो ये 2-3 लाइन याद रखिएगा। अगर रूफ टॉप पे हम इंस्टॉल करते हैं उसका हाइट 3 मीटर से कम है और एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर से ज़्यादा है तो नहीं चाहिए। वीसेट अगर हम लगाते हैं उसका हाइट 3 मीटर से कम है रूफ टॉप पे और 3 किलोमीटर से एयरपोर्ट से ज़्यादा है तो ज़रूरत नहीं है। हाइट 3.8 मीटर से कम है और 7 किलोमीटर से ज़्यादा है उसकी दूरी तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये 4-5 चीज़ें हैं, 2-3 फुल फॉर्म है और मास्ट हाइट क्लियरेंस का जो ये क्राइटेरिया है वो है। इसके अलावा मतलब बहुत सारी डिटेल है उसके के वर्किंग के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो सब मतलब एग्जाम के व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मतलब वर्किंग के दौरान उसकी जरूरत हो सकती है। जो चौथा चैप्टर आता है टेलीकॉम मैनुअल में वो है कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर न्यू स्टेशन। जो लोग कंस्ट्रक्शन में खास कर काम किया होगा या कर रहे होंगे उनको पता होगा जब भी कोई नया स्टेशन बनता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी जाती है। मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक तो कंट्रोल टेलीफोन हम देते हैं जो कि या तो 2 वायर हो सकता है, 4 वायर हो सकता है, या आजकल IP बेस्ड कंट्रोल टेलीफोन का भी प्रोविज़न किया जाने लगा है। दूसरा रहता है कि उस स्टेशन से कंट्रोल होने वाले जितने भी मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं वहाँ पे टेलीफोन दिया जाता है, प्रेफरेबली विथ वॉइस लॉगिंग फैसिलिटी। कुछ डिविजन्स में दिया गया है, मतलब जो गेटमैन और स्टेशन मास्टर की बात होगी उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर आवाज बहुत कट रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। अभी भी नहीं? हेलो हेलो, ठीक है, ओके। सर आप जब कंटिन्यूअसली तो ये हम बोलते देख रहे हैं हैं तो कि आवाज डिले होता है सर। अभी फिर आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद कंटिन्यूअसली प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि दूसरा मतलब जो चीज लिखी हुई तो एक तो कंट्रोल टेलीफोन का
दूसरा, जो स्टेशन से कंट्रोल्ड मैन्ड एलसी गेट रहते हैं वहाँ प्रेफरेबली वॉइस लॉगिंग फैसिलिटी। तीसरा रहता है 25 वाट VHF सेट का स्टेशन टू स्टेशन, और स्टेशन से जो गार्ड ड्राइवर के बीच इमरजेंसी में बातचीत होनी है उसके लिए। उसके बाद उस स्टेशन पे अगर कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या आसपास में कोई साइडिंग है तो वहाँ भी कम्युनिकेशन अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। BSNL फोन्स जहाँ भी फिजिबल है कॉलर आईडी के साथ, और जहाँ लैंडलाइन फोन पॉसिबल नहीं है वहाँ फिक्स्ड सेलुलर टर्मिनल या CUG या अदर किसी सर्विस प्रोवाइडर का FCT दिया जाता है। रेलवे का ऑटो टेलीफोन, और उस स्टेशन पे जितने भी JE SSC हैं उनको रेलवे ऑटो टेलीफोन, और रिक्वायर्ड है तो कंट्रोल टेलीफोन। ब्लॉक वर्किंग के लिए कम्युनिकेशन अरेंजमेंट, ब्लॉक कम्युनिकेशन या ब्लॉक बेल या ब्लॉक टेलीफोन के लिए। इलेक्ट्रीफाई है तो TPC फोन प्रोवाइड किया जाता है। प्लस ऑफिशियल वर्किंग के टेलनेट एज पर रिक्वायरमेंट FIS, ETS, PRS की फैसिलिटी दी जाती है। इलेक्ट्रीफाइड एरिया में जो SP, SSP, TSS होते हैं वहाँ पे जो SCADA है उसकी वर्क एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। अगर इलेक्ट्रीफाइड एरिया है एज पर AC ट्रैक्शन मैनुअल कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड की जाती है। AC ट्रैक्शन मैनुअल के हिसाब से एडिशनल रिक्वायरमेंट यही है कि एक तो जो भी SP, SSP, FP होते हैं वहाँ पे इमरजेंसी सॉकेट का प्रोविजन होना चाहिए, TPC फोन होना चाहिए स्टेशन पे, और जो SP, SSP के पोस्ट है वहाँ पे होना चाहिए। तो ये बेसिकली डिफाइंड है इस चैप्टर में। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है वो क्वेश्चन मतलब देखा होगा उससे पता चलेगा। जो जनरल चीज इस चैप्टर में डिफाइंड है उसमें की मेन बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है टेलीकॉम मैनुअल में, चैप्टर 5 है, वो है ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें जो पहला आपको दिख रहा है वो सेक्शन कंट्रोल है, जो बेसिकली कंट्रोल ऑफिस में उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंट्रोल करने वाले और वे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर होता है, जंक्शन स्टेशन होता है, लोको शेड्स में होता है। डिप्टी कंट्रोल आजकल ऑलमोस्ट बहुत कम यूज में होता है। ये बेसिकली प्रोवाइड करते थे मेजर जंक्शन स्टेशंस पे, टर्मिनल स्टेशंस पे, यार्ड मास्टर ऑफिसेस में, लोको शेड्स में। TPC कंट्रोल जो यूज होता है वो है FP, SSP, SP पे और स्टेशन मास्टर से TPC कंट्रोल को कराने के लिए। SCADA सिस्टम होता है रिमोट कंट्रोल, जिसको पहले ये होता है जो OS है उसकी रिमोट कंट्रोलिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस से हम उसको मैनेज कर सकें। इसी कंट्रोल में बेसिकली एक चीज याद रखिएगा कि इमरजेंसी सॉकेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली हर किलोमीटर पे दिया जाता है। एडिशनली जो LC गेट्स हैं और मेजर ब्रिजेज हैं उसके दोनों तरफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। प्लस लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से इमरजेंसी सॉकेट एग्जाम्प्ट किए जा सकते हैं वैसे सेक्शंस में जहां की अदर मींस ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन जैसे कि मोबाइल, ट्रेन, रेडियो कम्युनिकेशन अवेलेबल है। तो ये कह सकता है कि इमरजेंसी सॉकेट कहाँ जरूरी है। इस चैप्टर के में जो कम्युनिकेशन है उसमें 3 टाइप डिफाइन किए हुए हैं। किसी भी स्टेशन पे अगर हमें कंट्रोल कम्युनिकेशन देना है तो
एक तो DTMF सिस्टम है, दूसरा CCEO सिस्टम है और तीसरा VoIP सिस्टम है। DTMF सिस्टम में बेसिकली हम हर स्टेशन को कॉल करने के लिए 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी को जिस स्टेशन का है उसके कोड को डिकोड करके उसको बजर जाती है, उससे बात होती है। CCEO सिस्टम में भी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बेसिकली ये चूँकि OFC नेटवर्क को यूज़ करके इसमें काम होता है, इसलिए कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहते हैं। ऊपर और नीचे वाले का ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा जो आजकल है कि हमें VoIP बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है, तो इसमें बेसिकली जो पुराना वाला सिस्टम था वहाँ पे हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे थे वो सर्किट स्विचिंग यूज़ होता था। यहाँ पे IP बेस्ड स्विचिंग होगा, पैकेट स्विचिंग होगा। यहाँ भी तरीका वही होगा, चीज़ वही होगी। ऊपर के दोनों और तीसरे में जो मेन अंतर ये है कि ऊपर वाले दोनों में हम प्रेस टू टॉक स्विच का प्रोविजन रखते थे, VoIP में उसको रखना जरूरी नहीं। इस चैप्टर से जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, फुल फॉर्म आपको CCEO, VoIP, PTT, DTMF, TDCT, TCCS, VPN, MPLS, OSPF, PSTN, MTWE और NTP। इसमें किसी का अगर फुल फॉर्म आपको नहीं आ रहा होगा वो बता दीजिएगा। TDCT और TCCS। TCCT है 2 वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफोन, TCCS ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम। NTP है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। So maximum loop resistance for copper pair work in TDCT. हाँ, वो नीचे वाले जो 4-5 क्वेश्चन है वो हैं कि हाउ मेनी टेलीफोन्स कैन बी गिवन फ्रॉम LTE 20 हम सकते हैं, हाउ मेनी कंट्रोल्स कैन बी कनेक्टेड टू MTW 4 सकते हैं, मैक्सिमम लूप रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर टू वर्क TDC 200 ओम 12 होता है इसमें, कितना होता है सर? और DTMF सिग्नलिंग में जो 1200 सर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, उसका आंसर क्योंकि आवाज नहीं आ रही। मैक्सिमम लूप रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर पेयर टू वर्क TDCT 1200 ओम 1200 ओम। ठीक है। DTMF सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग कोड का लेवल होता है वो 600 ओम के क्रॉस 0 to -7 dBm परमिटेड होता है, प्लस जो हम इंटरनल वायरिंग या एक्सटर्नल लाइंस को टेस्ट करने के लिए मेगर यूज करते हैं वो 100 वोल्ट का होता है। कोई भी केबल जो जैसे क्वाड केबल है या अदर केबल है आउटडोर, उसको इनिशियली जब हम टेस्ट करते हैं तो 500 वोल्ट मेगर से होता है, बाद में ड्यूरिंग मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन वो 100 वोल्ट मेगर से टेस्ट होता है। तो इस चैप्टर कुछ मेन ऑब्जेक्टिव था वो है चैप्टर नंबर 6 है, इसमें वीडियो सर्विलांस सिस्टम। इस चैप्टर में बेसिकली ओवरऑल जो VSS है या वीडियो सर्विलांस सिस्टम है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सिस्टम कैसा होना,
रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो है कि जो सीसीटीवी सिस्टम है वो आईपी बेस्ड आजकल हम यूज करते हैं, होना चाहिए। और ये मेनली दो जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो स्टेशंस और स्टेशन के अलावा जहाँ भी अदर रेलवे एस्टैब्लिशमेंट जिसमें कि रिक्वायर्ड है, जैसे आजकल स्टोर डिपोज में है, आरपीएफ पोस्ट पे है, जहाँ भी मेजर डिपोज हैं उसमें है। और दूसरा है कि जो कोचेज हैं, जो रनिंग ट्रेन के कोचेज हैं उसमें भी सर्विलेंस सिस्टम लगा हो। स्टेशंस पे हमें वीएसएस लगाना होता है। बेसिक गाइडलाइन मैनुअल के हिसाब से है कि इट शुड बी प्रोवाइडेड एट और एंट्रेंस एग्जिट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेटिंग हॉल, रिजर्वेशन काउंटर, पार्किंग एरिया, रेलवे यार्ड्स, फुट ओवर ब्रिजेस of railway station and other railway establishments to capture images of commuters and public and to carry out analysis। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मैनुअल के हिसाब से कि कहाँ कहाँ लगने चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसमें से एक इम्पोर्टेंट आता है वो ये है कि जो स्टेशंस पे हम सीसीटीवी लगाते हैं उसमें एटलीस्ट 30 डेज का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होना चाहिए। प्लस इसमें जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो H.265 या उससे हायर होना चाहिए। ये दो इसमें मेन आप याद रखिएगा। जो स्टेशंस का रिकॉर्डिंग है वो एटलीस्ट 30 डेज के लिए होना चाहिए। आवाज बंद हो गया क्या? ये नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको कुछ जो मेन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वो लिखे हुए दिख रहे होंगे। सर ऑन VIF का फुल फॉर्म सर? ऑन VIF है ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम। NVR है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर लोकल एरिया नेटवर्क ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम। ये बेसिकली है कि जो हम कैमरे लगाते हैं या जो लगाने चाहिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए। इससे इसकी एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि जो कैमरे का मॉडल मतलब हमें मिला है या सप्लाई हुआ है वो इसकी वेबसाइट से सर्टिफाइड है कि नहीं। PTZ पैन टिल्ट जूम है, STP है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्लस ये भी आ सकता है कि जो कैमरे हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, तो वो नॉन प्रोप्राइटरी ओपन और ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड होने चाहिए। मतलब कोई भी कैमरा अगर हमारा ख़राब हो गया तो उसकी जगह हम कोई और दूसरा कैमरा भी लगा करके सिस्टम को चला सकते हैं। कोई उसमें प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट वो नहीं होना चाहिए, यही कैमरा लगेगा, इसके अलावा दूसरा नहीं लगेगा। एक जो प्रैक्टिकल इशू, हेलो, ऑन VIF का क्या था? ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम। ऑन VIF का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं? हाँ सर।
ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम। ये एक ग्लोबल फोरम है जो कि ओपन स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है, और जो भी कैमरे हैं उसकी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑन वीआईएफ को सपोर्ट करता है कि नहीं। हाँ, इसमें एक लाइन ये जो लिखी हुई है मैनुअल के हिसाब से वो ये है कि बहुत बार ये डिस्प्यूट आता है कि अगर कोई चोरी हो गई या कुछ इंसिडेंस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे दी जाए। तो टेलीकॉम के हिसाब से लिखा हुआ है कि द कंसर्न्ड आरपीएफ इंचार्ज शैल एक्सट्रैक्ट एंड इशू वीडियो फुटेज टू जीआरपी एंड अदर इन्वेस्टिंग एजेंसी एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिस स्टेशन पे कैमरा लगा हुआ है उसका कंसर्न आरपीएफ इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कोई वीडियो फुटेज चाहिए तो वो निकाल करके जीआरपी या दूसरे कंसर्न एजेंसीज को दें। और जो हमारा सीसीटीवी सिस्टम है उसको भी हम अर्थ करना चाहिए और अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए। प्लस जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट है उसके लिए हम एक यूपीएस प्रोवाइड करेंगे जिसका कि कम से कम 2 घंटे का बैकअप होना चाहिए। सेक्टर 7 है वो प्लांट ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल वॉइस खत्म हो गया सर, वॉइस इज रेलवे में। वॉइस बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब Voice clear बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, मजा नहीं आ वॉइस रही है डिस्टर्ब इसमें। हो समझ ही नहीं आ रहा है, मजा तो ठीक है। मोबाइल से कनेक्ट करके कर सकते हैं तो शायद अच्छा है। मोबाइल से भी करके देख लिया है। इसमें बेसिकली अंडरग्राउंड केबल का डिटेल है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ लिखे हुए दिख रहे होंगे कि 0.5 mm जो कॉपर केबल है PIGF, उसका ट्रांसमिशन लॉस, लूप रेजिस्टेंस 0.63 का, 0.9 mm का, 1.4 mm डायमीटर का केबल नॉर्मली रेलवे में यूज़ नहीं होता है, बट मैनुअल के हिसाब से जो रिकमेंडेड है कि अगर ब्लॉक सेक्शन की लेंथ 12 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हमें 1.4 mm का यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिकली ये यूज़ होता नहीं है। इसका जो लूप रेजिस्टेंस आता है वो नॉर्मली 24 ओम पर किलोमीटर आता है और ट्रांसमिशन लॉस इसका 0.25 dB पर किलोमीटर आता है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पूछे गए हैं पहले, क्वाड केबल का 470 ओम है, PIGF केबल 600 ओम है, और जो पेपर क्वाड पहले इस्तेमाल होता था उसका 1120 ओम है। 1.4 mm तो बताइए ना सर। 0.4 mm का जो ट्रांसमिशन लॉस है 5 dB पर किलोमीटर है और डिस्टेंस 24 है। तो दोबारा बोलिए, आवाज कट हो गया, दोबारा बोलिए। 1.4 mm का जो ट्रांसमिशन लॉस है वो 0.25 dB पर किलोमीटर है और लूप रेजिस्टेंस 24 ओम पर किलोमीटर है, 24 ओम पर किलोमीटर। ये लूप रेजिस्टेंस कॉर्ड केबल और सिग्नलिंग केबल में कुछ फर्क होगा क्या? 1.5 यानी कि सिग्नलिंग केबल बेसिकली है, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है और उसका जो कंडक्टर का डायमीटर है वो कितना है। कॉपर केबल 1.5 mm। हाँ 1.5 का होगा तो उसका जैसे 1.4 का है उसके आसपास होगा वो। ओके सर। सिग्नलिंग केबल का 12 ओम तक होता है समथिंग, सिग्नलिंग केबल का 1.5 का 7.6 या कुछ है। 11 सर। 1.5 का 11 ओम है।
हाँ 1.5 का 11 सिग्नलिंग केबल 1.5 सिग्नलिंग का केबल। इतना फर्क क्वाड केबल और सिग्नल केबल में? नहीं, 1.5 mm डायमीटर है उसका या 1.5 स्क्वायर mm क्रॉस सेक्शनल एरिया है? 1.5 mm केबल अपना जो 12 कोर आता है वही। स्क्वायर एमएम सर, स्क्वायर एमएम हाँ वही कह रहा हूँ ना, वो 1.5 स्क्वायर mm उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे हम 0.9 mm डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो डायमीटर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना उसका लूप रेजिस्टेंस है। मतलब 11 सही है मतलब? 11 के आसपास, मैं एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, देखना पड़ेगा कितना है वो। ये भी मेरे कहीं मतलब नोटिस में नहीं आया है एक्चुअली। वो अंदाज लगा रहे थे क्वाड केबल से ही 25 के आसपास। हाँ नहीं, मैनुअल में मतलब उसके डेटा शीट में होगा लिखा हुआ, मुझे भी ध्यान में भी नहीं है। बट ये जो कॉपर केबल का लूप रेजिस्टेंस है ये बेसिकली इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। यस सर, यस सर। तो इसमें ये मेन चीजें हो गई जो ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। इसमें एक चीज और रहती है कि जो टेस्ट करते हैं हम क्वाड केबल को, तो उसमें नॉर्मली हम लूप रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लॉस ये चेक कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी रहती है जो इसमें की आर्मरी है या स्क्रीनिंग है। क्वाड केबल सिग्नलिंग में भी यूज होता है, जो एक्सेल काउंटर लोकेशन है वहां से रिले रूम तक, तो वो भी टेस्ट होना चाहिए जब हम उसको ले करते हैं। वो खास करके आरी एरिया में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जहाँ की इंड्यूस वोल्टेज का इफेक्ट होता है। तो जो आर्मर है उसका अगर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो वो मतलब वेरी करता है वैसे, बट स्टैंडर्डली वो 2 ओम से कम होना चाहिए पर किलोमीटर। प्लस जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं किसी भी कॉपर केबल का, वो नॉर्मली पर किलोमीटर उसका वैल्यू 625 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि 20 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए, बट एटलीस्ट 625 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए जब नया केबल हम ले कर रहे हैं। और ये टेस्ट सारे 500 वोल्ट मेगर से होने चाहिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है केबल में। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें वो है IPMPLS। IPMPLS बेसिकली एक नेटवर्क है जो कि मल्टीपल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। अभी या आज के पहले जो टेलीकॉम में हमारे अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम था वो बहुत सारे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सचेंज है तो उसका टेलीफोन लाइन अलग आता है, इंटरनेट है उसका अलग आता है, PRS UTS है उसका अलग आता है, कंट्रोल का है उसका अलग आता है। तो IPMPLS बेसिकली एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क कह सकते हैं जिसमें कि अलग अलग प्रोटोकॉल को हम सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 जो नीचे लिखे हुए हैं वो नोट लीजिए। नेटवर्क लेयर 2.5 प्रोटोकॉल है। मतलब अभी तक जो हम लेयर 1 to 7 पढ़ते थे नेटवर्किंग में, लेयर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बेसिकली लेयर 2 को भी सपोर्ट करता है, लेयर 3 को भी सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको लेयर 2.5 नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। और तीसरा है कि MPLS में मतलब जो मोटे मोटे शब्दों में अगर हम कहें कि MPLS और बाकी जो हमारा डेटा नेटवर्क उसमें क्या अंतर है, तो वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग हम नेटवर्क यूज करते थे डेटा ट्रांसमिशन के लिए, उसमें जैसे यहाँ से सपोज दिल्ली या अमेरिका के लिए 50 लोकेशन पे हमने राउटर या डिवाइस लगा रखे हैं, तो हर राउटर जो भी डेटा जाता था उसको एनालाइज करता था और उस स्क्रीन पे तो IPMPLS मेरे ख्याल से दिखना चाहिए आपको। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चैप्टर 8 चल रहा है। मतलब बेसिक जो डिफरेंस अगर कोई पूछ ले हमको भाई IPMPLS और बाकी नेटवर्क में क्या अंतर है, तो एक मोटा मोटा उसका ये हम बोल सकते हैं कि जैसे इसके नाम में ही है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। इसमें ये क्या करता है कि सपोज देखिए
बेसिकली कोई नेटवर्क जो टेलीकॉम इवॉल्व हुआ है वो हमारा जनरल कम्युनिकेशन को ही डेडिकेट हुआ है। तो जैसे हमको कोई कुरियर भेजना है, अब यहाँ से सपोज अमेरिका हम कुरियर कोई पैकेट भेजना है तो उस पर हम एक एड्रेस लिख देते हैं। अब वो जाएगा तो पहला नोड उसको देखेगा और उसका नेक्स्ट नोड को फॉरवर्ड करेगा कि भाई ये अमेरिका जाना है, तो सीधा अमेरिका के प्लेन में उसको डाल देगा। और अमेरिका जब पहुंचेगा तब ये है कि भाई ये अब अमेरिका के किस शहर का है, हाँ जो नियरेस्ट शहर होगा वहां भेज देगा, वो फर्दर उसको उसके नियरेस्ट पे भेजेगा से हमारा पैकेट पहुंच जाता। तो इसके पहले वाले नेटवर्क्स में हम क्या करते थे कि जो हमारे अलग अलग नोड्स या राउटर्स लगाते थे तो हर राउटर हमारा डेटा को एनालाइज करता था और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसके बेस पे वो फर्दर उसको फॉरवर्ड करता था। IPMPLS ने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, ये बोला कि भाई उसके पास जो भी डेटा आएगा उस डेटा में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि भेजने वाला कौन है और जाना किसके पास है। तो जो भी रिसीवर है उसका एक लेबल लगा देगा कि भाई ये वहां का पैकेट है, अमेरिका का है तो अमेरिका का, दिल्ली का है तो दिल्ली का, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का। और जो बीच के जितने नोट्स आएंगे वो उसको पैकेट को एक बार भी देखेगा नहीं, वो जस्ट फॉरवर्ड करता चला जाएगा कि भाई इस पे लेवल अमेरिका का लगा है तो उसको अमेरिका भेज दो। अब अमेरिका में कहाँ का है वो अमेरिका वाला राउटर जानेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है। और मल्टी प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इसमें हमें ये लिमिटेशन नहीं है कि भाई इसमें हम कंट्रोल फोन ही चला सकते हैं, ऑटो टेलीफोन ही चला सकते हैं या PRS UTS ही चला सकते हैं। इसमें सभी अलग अलग प्रोटोकॉल को भी इंटीग्रेट करके हम चला सकते हैं। ये बेसिकली MPLS का फंक्शनिंग है। आया क्यों, तो वो ऊपर की लाइन में डिफिनेशन में है कि इसको लाने का बेसिक पर्पस ये था कि अलग अलग नेटवर्क हमको मेंटेन ना करना पड़े, एक ही फ्रेमवर्क में हमारा सब सारा काम हो जाए। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वो मेनली ये 4-5 जो फुल फॉर्म आपके दिख रहे हैं वो है। और एक ये MPLS हेडर जो है, जैसे हम IP पैकेट्स यूज करते हैं तो जैसे IP वर्जन 4 अभी तक हम यूज करते थे तो उसका 32 बिट का एड्रेस होता था। आजकल हम IP वर्जन 6 यूज करते हैं वो 128 बिट का होता है। उसी तरीके से MPLS में जो हमारा लेवल होता है उसमें उस लेवल के अंदर MPLS का हेडर 32 बिट का होता है। तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। और जो लेयर 2.5 है उस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है। तो ये चैप्टर नंबर 8 की मेन चीजें हो गई हमें। बाकी जो LSP, LER, LSR दिख रहा है ये मतलब राउटर्स का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें जो LER दिख रहा है वो लेवल एज राउटर है, मतलब कि जैसे यहाँ से हमने अमेरिका भेजा तो अमेरिका में एक राउटर होगा जो फिर उसको फर्दर एनालाइज करके भेजेगा, तो वो एज राउटर कहलाएगा। और LSR होता है लेवल स्विच राउटर, मतलब जो बीच के पाथ के राउटर्स होंगे जिसका काम होगा कि भाई पैकेट आया उसका लेवल देखा फर्दर फॉरवर्ड कर दिया, तो उसको हम LSR बोलते हैं, लेवल स्विच राउटर कहते हैं। तो ये 2 फुल फॉर्म इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल इंडियन रेलवे में आजकल ये IPMPLS अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और अगले 1 से 2 साल में मतलब जो एग्जिस्टिंग पूरा नेटवर्क है वो रिप्लेस हो जाएगा IPMPLS से। तो इसके ये 4-5 हो गए। सर ये VPN क्या होता है? VPN है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज पंकज परमार जी का बड़ौदा में 5 अलग अलग लोकेशन में घर है। अब हर जगह आपके पास कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का एक तो तरीका ये है कि आप अपना खुद का फाइबर डाल दो या खुद का नेटवर्क 5 जगह पे पहुंचा दो, तो पूरी तरीके से सिक्योर नेटवर्क हो गया। उसमें आप जो भी डेटा भेजेंगे या रिसीव करेंगे उसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी अपने घर के 5 अलग अलग लोकेशन को कंप्यूटर मतलब जोड़ने के लिए ये लाखों करोड़ों का फाइबर डाले, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मेंटेन नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको सिंपली इंटरनेट कनेक्शन लेकर के जोड़ेंगे 5 को, और उसमें सपोज कि भाई कोई ऐसा डेटा है या सब मतलब मान लीजिए कि आर्मी का ही कोई 5 लोकेशन है, उसको आपस में 5 कंप्यूटर का इंटरनेट पे जोड़े तो कोई भी इजीली उसको एक्सेस कर लेगा और उस डेटा को कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए हम इंटरनेट के ऊपर ही एक अलग से नेटवर्क बनाते हैं जो कि है इंटरनेट का पार्ट, लेकिन
वर्चुअली सिर्फ हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक डेडिकेटेड पाथ आपको दे दिया कि इसमें सिर्फ मेरा ही डेटा जाएगा और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल इसलिए क्योंकि वो मेरा नेटवर्क नहीं है इंटरनेट का हिस्सा ही, लेकिन एज अ प्राइवेट पर्सन उसको हम सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पा रहा हूँ और कोई उसको एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे रेलवे का रेल नेट है तो इसमें हम अपने फाइबर को यूज करके अपना नेटवर्क बना लिया, तो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन बहुत सारे लोकेशन हमारे आज भी ऐसे हैं जहाँ पे हमारा फाइबर नहीं है, तो किसी प्राइवेट पार्ट मतलब इंटरनेट से या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम कनेक्शन लेकर के उसको देंगे, बट वो कनेक्शन ऐसा नहीं होगा कि हर कोई उसको यूज कर सके, वो प्राइवेटली हमारे लिए यूज होगा, उसको वीपीएन कहेंगे। जो चैप्टर नंबर 9 आता है उसमें टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन ट्रंक एक्सचेंजेज आता है। इसमें एक्सचेंज का चैप्टर पूरा पढ़ने जाएंगे तो आपको 2 घंटा ऐसे ही लग जाएगा। उसमें जो मेन बात है इसमें ये है कि जो हमारा एक्सचेंज है उसका वर्किंग प्रिंसिपल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल एक्सचेंजेस हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है वो कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करता है। उसका आंसर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो आजकल हम एक्सचेंजेस लगा रहे हैं एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन कि 2015 के बाद बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो लेटेस्ट एक्सचेंजेस लगेंगे वो सारे आईपी बेस्ड एक्सचेंजेस होने चाहिए। तो वो एक्सचेंज बेसिकली एक एडिशनल प्रोटोकॉल को यूज करते हैं जिसको हम सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो रेलवे के एग्जिस्टिंग आईपी एक्सचेंजेस थे उसमें आपस में ट्रंक कॉलिंग के लिए जो नेटवर्क यूज होता था उसको हम नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग या एनजीएन कहते थे। बाकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक्सचेंज -48 वोल्ट डीसी पे काम करता है। एक्सचेंज में जो अर्थिंग होती है उसका वैल्यू 1 ओम से कम होना चाहिए। एक्सचेंज में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो नॉर्मली 128 के मल्टीपल होते हैं जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल एक्सचेंजेज में है। मतलब 128, 256, 512, 1024, 2048 ऐसे उसमें होना चाहिए। कन्वेंशनल एक्सचेंज और आईपी एक्सचेंज में जो मेन अंतर है वो ये है कि कन्वेंशनल एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सर्किट स्विचिंग को यूज करता है, जबकि आईपी एक्सचेंज पैकेट स्विचिंग को यूज करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिएगा कि आईपी एक्सचेंज में पैकेट स्विचिंग यूज होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है उसमें सर्किट स्विचिंग यूज होगा। इस चैप्टर में जो बाकी चीजें हैं वो यही है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटेनेंस कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे के क्या शेड्यूल है। तो वो मतलब ऑब्जेक्टिव के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 3-4 जो मेन चीजें थी वो हमने बता दी। इसमें एक तो पीआरआई और बीआरआई का थोड़ा सा फुल फॉर्म रहता है। पीआरआई प्राइमरी रेट इंटरफेस होता है, बीआरआई बेसिक रेट इंटरफेस होता है। अलग से अगर आपको एक्सचेंज पढ़ाया गया होगा तो उसमें ये सब कवर हुआ होगा। एक्सचेंज चैप्टर का और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नहीं तो आगे फिर बढ़े, क्योंकि इसका डिटेल थोड़ा सा रह गया शायद मेरे पास, किसी और स्लाइड में होगा, यहाँ पे मैं डाल नहीं पाया था। सर ये जो एनजीएन है ये पैकेट स्विचिंग है कि ये सर्किट स्विचिंग? एनजीएन में बेसिकली पैकेट स्विचिंग होता है। देखिए सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या है कि जैसे हमारा एक्सचेंज से 2 वायर आया, उससे हमने एक टेलीफोन लगा दिया, वो हमारा सर्किट स्विचिंग हो गया। क्योंकि उस सर्किट स्विचिंग का मतलब है कि डेडिकेटेड पाथ, उस पे आप ही का टेलीफोन आएगा। मतलब दो आपके एक्सचेंज से जो 2 वायर आ रहे हैं उससे अगर हमने एक टेलीफोन दे दिया तो उस टेलीफोन से सिर्फ मैं ही बात कर पा रहा हूँ, उस 2 वायर का और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है।
जबकि पैकेट स्विचिंग होगा, जैसे रेलनेट का कनेक्शन हम देते हैं तो उसमें एक स्विच लगा दिया और उस स्विच से हमने 50 कंप्यूटर जोड़ दिया। अब वो स्विच से आगे का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो 50 कंप्यूटर का कम्युनिकेशन वो सिंगल एक वायर पे जा रहा है। तो ये हो गया पैकेट स्विचिंग। तो एनजीएन में भी बेसिकली यही होता है कि वो मल्टीपल लोकेशंस कनेक्ट होते हैं सेम नेटवर्क में, तो सभी उसी को शेयर करते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है मैनुअल में वो है क्वाड केबल बेस्ड कंट्रोल कम्युनिकेशन। अब ये क्वाड केबल का जो सिस्टम था वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है। कुछ जो नॉन इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे ओएफसी अभी भी नहीं है या ओएफसी प्रोटेक्टेड नहीं है वहाँ पे इसको यूज करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जगहों पे आजकल कंट्रोल फाइबर पे है। तो इस चैप्टर में जो नीचे के 2-3 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आपको दिख रहे हैं वो खाली नोट कर लीजिएगा कि वीएफ एम्पलीफायर जो इसमें यूज होता था क्वाड केबल में, चूंकि लॉस आपने देखा होगा कि 0.63 dB पर किलोमीटर होता है, और अगर हमारा कोई सेक्शन 50 किलोमीटर का या उससे ज़्यादा का लंबा सेक्शन है तो उसमें जो केबल का लॉस होगा वही हो जाएगा 30-40 dB के आसपास। तो इसके लिए हम सर्टेन इंटरवल पे 10 से 15 किलोमीटर पे जो एम्पलीफायर लगाते थे तो उस एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस भी 470 ओम होता था मैचिंग करने के लिए, क्योंकि क्वाड केबल का 470 है। और इसका जो नॉमिनल गेन है वो 20 dB हम तक ले सकते हैं। और तीसरा जो है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखा हुआ है कि जो हमारा वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज है वीएफ रेंज है उसमें इसका फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस है वो फ्लैट 3 dB होता है, मतलब 400 से 3400 हर्ट्ज के बीच में हमारा फ्लैट रिस्पांस होता है इस एम्पलीफायर का। जो चैप्टर नंबर 11 है वो है रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके लिए ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइंड है। ये कभी कभी आया है पहले भी कि भाई ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड का क्या रेंज है, तो वो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी 10 से 30 किलोहर्ट्ज तक की होती है, लो फ्रीक्वेंसी 30 से 300 किलोहर्ट्ज की होती है। जो मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी है वो 300 से 3000 किलोहर्ट्ज की है, हाई फ्रीक्वेंसी 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज की है, और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज की है। ये बेसिक फ्रीक्वेंसी रेंज है। इस चैप्टर में 2-3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी नहीं है, जस्ट मैं बता देता हूँ, पॉसिबल हो तो आप नोट कर लीजिएगा। एक तो जो हम VHF कम्युनिकेशन यूज करते हैं रेलवे में उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वो कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में कि गार्ड ड्राइवर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है, या एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है, या SNT डिपार्टमेंट के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है, या कॉमन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ये अगर आपने मतलब अभी तक नहीं कवर हुआ है तो मैं बता देता हूँ, अगर कवर हो गया है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हेलो, यस सर। ये मतलब VHF में कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ये कवर्ड है पहले से ऑलरेडी? नहीं कवर है। नहीं। तो उसमें एक तो गार्ड ड्राइवर का इंपॉर्टेंट है 159.650, वो नोट कर लीजिएगा। और ART के लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए हम 147.965 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं। बोलिएगा। जो गार्ड ड्राइवर के लिए
फ्रीक्वेंसी एलोकेटेड है वो 159.650 मेगाहर्ट्ज है और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में जो वॉकी टॉकी होगा उसके लिए 147.965 मेगाहर्ट्ज है। सर गार्ड ड्राइवर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है? 159.650 159.650। और ART का सर? ART का है 147.965। मैं चैट में डाल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वो तीनों फ्रीक्वेंसी जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दी है। ART की 147.975 है, SNT की 159.650 है और गार्ड ड्राइवर की 161.150 मेगाहर्ट्ज है। इसमें जो 1.4 mm केबल का लूप रेजिस्टेंस 23.2 ओम लिखा हुआ है वो सही है। एक्चुअली जो हम लूप रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड लिखते हैं ना, वो बेसिकली 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जैसे क्वाड केबल का भी है 56 हम लिखते हैं, तो वो बेसिकली 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसको कन्वर्ट करने का एक फार्मूला अलग से रहता है, तो इसलिए हम जो स्टैंडर्ड है वो अगर 24 हम लिखते हैं वो भी सही है। इसमें गार्ड ड्राइवर में आपने 159.690 मेगाहर्ट्ज बताया था पहले। हाँ, वो मैंने मतलब बोल गार्ड ड्राइवर का दिया था, फ्रीक्वेंसी SNT की बता दी थी। तो SNT की एक्चुअली 159.650 है और गार्ड ड्राइवर की 161.150 है। वो बोलने में गलती हुई थी मेरे से। इसमें एक और चीज शायद एक बार आया था कि जो हम VHF सेट में फीडर केबल यूज करते हैं उसका जो इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है। वो बेसिकली 50 ओम या 50 ओम अनबैलेंस्ड होता है। कोएक्सियल केबल हम यूज करते हैं जो 50 ओम अनबैलेंस्ड होता है। एक मिनट, एक दूसरा स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा।
ये है इसका। कभी कभी रेंज का क्वेश्चन भी आता है कि वॉकी टॉकी की रेंज कितनी होती है। तो जो 5 वाट की वॉकी टॉकी हम यूज करते हैं उसका 1 से 2 किलोमीटर रेंज होता है, और जो फिक्स VHF है उसकी 25 किलोमीटर तक की रेंज होती है। जो रेलवे को WPC ने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो 146.2 मेगाहर्ट्ज से 167.95 मेगाहर्ट्ज है। इसी बैंड में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी जैसे AD का या गार्ड ड्राइवर का या SNT का हम यूज करते हैं। उसका डिटेल भी है, बट इसमें से जो 2-3 फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई थी। चौहान साहब आवाज आ रही है क्या? इथरनेट रेडियो का है, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। जो अलग से नेटवर्क का चैप्टर है उसमें उसके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, इसको यहाँ पे लिया नहीं है मैंने। तो चैप्टर नंबर 13 है, इसके कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में एक आध क्वेश्चन हर बार रहता ही है जो कि बेसिकली लॉस या इससे रिलेटेड रहता है। सबसे नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें जो ये है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू दी हुई है। OFC आपको अगर पढ़ाया गया होगा या पहले भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का लॉस आता है ऑलमोस्ट हर बार। वो अलग अलग वेवलेंथ हम यूज करते हैं, उस पर इसका लॉस कितना होता है। तो 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर। 1310 पे 0.35 dB पर किलोमीटर रहता है, 1550 पे 0.25 dB पर किलोमीटर इसका लॉस रहता है। इसके अलावा जो कनेक्टर्स हम यूज करते हैं उसका मैक्सिमम परमिसिबल लॉस 2 dB होता है। का एक माध्यम लेकर चलते हैं पर किलोमीटर की 1 dB लॉस हो सकता है। सिस्टम मतलब 100 किलोमीटर का में है तो पर किलोमीटर 0.03 मतलब सिस्टम के अधीन दिया जाता है, इतने का तो लॉस को हम कंपनसेट कर सके हमारे सिस्टम में। और जो OFC का स्प्लाइस होता है, जो 3 किलोमीटर का ड्रम आता है, उसको हम जब 2 OFC ड्रम को जोड़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल लॉस 0.2 dB का होता है। तो ये जो OFC का लॉस है, कनेक्टर्स के लॉस हैं, स्प्लाइस लॉस हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट मतलब हर बार किसी न किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसमें एक और चीज आता है कि जो फाइबर है, जैसे इवन हम रिले रूम में फाइबर यूज करते हैं और टेलीकॉम में भी 2 OFC हट के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे भी बेंड करते हैं हम फाइबर को, उसका बेंडिंग रेडियस जो उसका डायमीटर है उसके 30 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। तो शार्प बेंड नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपने अगर देखा होगा इंस्टॉलेशन प्रॉपर, तो ऑप्टिकल फाइबर आपको 90 डिग्री बेंड नहीं दिखेगा। उसका रीजन यही होता है जो मैक्सिमम परमिसिबल है वो 30 डी उसके डायमीटर के 30 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सर फिर से रिपीट कीजिए।
हाँ, एक मिनट, वो मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ दिख रखा है, जो बेंडिंग रेडियस है वो 30 गुना से ज़्यादा होना चाहिए जो केबल का डायमीटर है उससे। और OFC जब ले होती है तो एवरी मीटर पे केबल होने चाहिए। जो मेजर रिजेज हैं कलवर्ट, उसके दोनों तरफ केबल पिट है 10 मीटर फाइबर का लूप होना चाहिए। जहाँ भी टैग क्रॉस होती है 5 मीटर का लूप होना चाहिए। मास्ट और केबल के बीच में मिनिमम 5.75 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, बेसिक रूल है। जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए OHE मास्ट से। और दोनों तरफ केबल प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होने चाहिए, एटलीस्ट 3 मीटर तक। चलिए, बेंडिंग रेडियस 30D का मतलब क्या है? 30D डाया किसका है? डाया है ये डी है, केबल का डायमीटर है। रिपीट सर। जो केबल है उसका डायमीटर है। केबल आवाज कट गई। आवाज बहुत कट रही है। क्या अभी भी कट रही है? तो केबल का डाया तो सिर्फ फिक्स होता होगा ना, बहुत छोटा होता है उसका। हाँ नहीं, मतलब अगर कोर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम रेलवे में 24 कोर का फाइबर यूज करते हैं। इंडोर पर्पस के लिए 6 कोर फाइबर भी यूज होता है। तो 6 कोर फाइबर का डायमीटर अलग होगा, 24 का अलग होगा, 48 का अलग होगा। ये 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कर रहे हैं। 30 क्या है? 30 is the figure diameter of a OFC cable. हाँ, OFC केबल का जो डायमीटर है, हाँ बिल्कुल टोटल डायमीटर, उसको फिगर 30 से गुना करने उतना बेंडिंग रेडियस होना चाहिए। जो हम लोग लूप करते हैं 8 करके एक लूप करते हैं, 8 करे राउंड से, उसका जो डाया होना चाहिए 30 इंटू डाया ऑफ ए OFC केबल। ये ड्रॉ करके बता सकते हैं क्या इस पे? मतलब ये किसको केबल का डाया, मतलब 12 मेरा, मैं सिग्नलिंग से हूँ। सिग्नल का जो 12 कोर का केबल का डाया मतलब पूरा केबल विथ आर्मरी एंड सीध पूरा। आप जैसे रिले रूम में जाएंगे, आपका जो EI रैक होगा वहां पे OFC आया होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा या सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में भी जो आपका BDU होगा वहां से फाइबर आया होगा। तो उसको देखिएगा, रैक में जब एंट्री होती है या एक रूम से दूसरे रूम में लैडर पे आता है जहां बेंड की जरूरत होगी, वहां पे एक सर्टेन आपको दिखेगा कि U टाइप का, मतलब C टाइप का बेंड होगा। पूरा U बेंड नहीं होगा या 90 डिग्री बेंड नहीं होगा। नहीं, वो बेंडिंग तो ये रेडियस है, तो वो रेडियस तो 30 है। तो 30 क्या पैरामीटर सो समझ में नहीं आई थी कि मतलब वो रेडियस सही है कि नहीं। वो जो बेंड, हाँ 30 जो है वो उसका कांस्टेंट है। और D जो है वो फाइबर का जो डायमीटर होगा, मतलब डाया मल्टीप्लाई बाय 30 करे इतना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उतना ही उसका बेंडिंग रेडियस होना चाहिए, कम से मिनिमम। उससे ज्यादा है तो बेटर है, कम नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत कम हो जाएगा मेरे हिसाब से 30, और वो तो बहुत छोटा रहता है डाया अपना केबल। हाँ छोटा रहता है, लेकिन मतलब वही है ना कि उसका वो जो 30D है उसका बेंडिंग, मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं हम। वो छोटा वैल्यू होगा बट उससे ज्यादा शार्प नहीं होना चाहिए वो। हाँ मतलब ये मिनिमम है, वहां पर ज्यादा ही रखते हैं नॉर्मली, बहुत सारा बहुत ज्यादा ही रहता है, उससे ज्यादा रहता है। तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि 90 डिग्री बेंड नहीं होना चाहिए। यस सर, यस सर। 90 डिग्री बेंड का मतलब हो गया कि उसका रेडियस 0 हो गया वहां पे। तो काफी ज्यादा ही रखते हैं वैसे नॉर्मली मार्जिन से। हाँ
ये जो स्टैंडर्ड लॉस थी उसकी बात करी थी हमने कि जो OFC का लॉस है वो ये है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें बेसिक हमारे जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट्स है वो डिफाइंड है, जिसमें दो मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं। एक तो जो SDH लेवल के हैं, मतलब जो OFC के लिए यूज होता है, और एक जो हमारा प्राइमरी मल्टीप्लेक्सर है जिसको कि हम 2 MB मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं। तो ऊपर का जो 2-3 है ये भी मतलब ये जनरल चीज़ है, आप लोगों को रटा हुआ होगा पहले से, क्योंकि ये आते हैं फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स में। ये जो 2 MB प्राइमरी मक्स होगा उसका 2.048 होगा। तो कोडिंग यूज है, वो HDB यूज है। इसमें टाइम स्लॉट्स 32 होते हैं, जबकि चैनल हमें 30 मिलती है। ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रटा हुआ होना ही चाहिए। जो 32 टाइम स्लॉट रहती है उसमें पहला टाइम स्लॉट या टाइम स्लॉट 0 और टाइम स्लॉट 16 सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। स्लाइड चेंज नहीं हुआ, स्लाइड चेंज नहीं हुआ, स्लाइड चेंज नहीं हुआ। अभी डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। कोई चीज दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। 13 नंबर चैप्टर सब है अभी। एक सेकेंड। अब आया? ये भी चैप्टर नंबर 13 ही बता रहा है। मैंने तो दोबारा आपकी आवाज बहुत कट रही है, इसमें बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं ठीक दिख रहा है। है। अभी आया। अभी चैप्टर नंबर 14 दिख रहा होगा आपको। हाँ अभी दिख रहा है। ठीक हाँ, है। अभी दिख रहा है सर। तो चैप्टर नंबर 14 में बेसिकली डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है, और ये मतलब बेसिक है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा, और ये सवाल फ्रिक्वेंटली आते हैं। जो प्राइमरी मल्टीप्लेक्सर है, मतलब जो 2 Mbps लेवल का हमारा मल्टीप्लेक्सर है, उसका बिट रेट 2.048 Mbps होता है। इसमें कोडिंग HDB3 यूज होती है। टोटल टाइम स्लॉट्स इससे हमें 32 मिलता है। चैनल इससे है, और उसके 2-3 लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। टाइम स्लॉट 0 और 16 सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। 0 सिंक्रोनाइजेशन और अलार्म का है, 16 सिग्नलिंग का है। और इसमें जो मल्टी फ्रेम होता है वो 16 फ्रेम को मिला के बनता है। ये सारे जो लिखे हैं वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। STM1 का डेटा रेट, STM4 का डेटा रेट, STM16 का डेटा रेट, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जो चैप्टर नंबर 15 है वो डेटा नेटवर्क का है।
और इस चैप्टर से भी एक आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका फुल फॉर्म बता दो। तो ये जो 8-10 मेन हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं या नेटवर्क यूज करते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है। चैप्टर 15 नहीं दिख रहा है सर। एक सेकेंड। 14 देख रहा है। अब आया होगा चैप्टर नंबर 15। हाँ आ गया। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे FOIS का है, COIS का है, COA का है, CMS का है, MMIS है, ICMS है, IREPS है, HMIS है, SMMS है, TSR है। तो इस डेटा नेटवर्क चैप्टर में बेसिकली मतलब नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट दी हुई है, और जो मेजर हमारे नेटवर्क हैं वो 3 हैं। रेलनेट है, UTN है और FOIS है। रेलनेट बेसिकली डे टू डे जो ऑफिस वर्किंग है या इंटर डिवीजन, इंट्रा जोन, इंटर जोन अप टू रेलवे बोर्ड, जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है या उसके बेस्ड कम्युनिकेशन है उसके लिए इस्तेमाल होता है। UTN बेसिकली टिकटिंग के लिए है, रिजर्व टिकटिंग के लिए। और FOIS जो है फ्रेट ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है उसको होस्ट करने के लिए है। ये मैक्सिमम मतलब UTN और FOIS जो है वो सेंट्रल रेलवे फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस न्यू दिल्ली के द्वारा मैनेज होते हैं। तो इस चैप्टर से ये जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फुल फॉर्म वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें से एक आधा आ सकता है। अब इसमें 2-3 और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है या आ सकता है वो ये है, जैसे कि राउटर कौन सी लेयर का डिवाइस है, ये शायद पहले भी पूछा गया होगा। तो आप लोगों ने मतलब ये सब चीजें पढ़ ली है या बताने की जरूरत है? लेयर 3। हाँ, जो स्विच है, स्विच कौन से लेयर का डिवाइस है? लेयर 2। ठीक है। मोडम क्या है स्विच सर? जो अगर सिंपली स्विच लिखा है तो लेयर 2 का डिवाइस है। अगर लेयर 3 स्विच लिखा है तब वो लेयर 3 का डिवाइस है। स्विच भी 2 टाइप के होते हैं, L3 स्विच भी आता है और L2 स्विच भी आते हैं। लेयर 3 लिख देगा तो ऑलरेडी पता अगर चल कुछ लिख लेयर 3 का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने भी इसको ऐसे आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी मॉडम्स मतलब फिजिकल कनेक्टर्स हैं, जैसे मॉडम है, कॉर्ड्स हैं, पैच कॉर्ड्स हैं, लाइन साइड के इक्विपमेंट है, वो सारे लेयर 1 के डिवाइस होते हैं। स्विचेज हैं वो लेयर 2 के हैं। जो राउटर्स हैं या L3 स्विचेज हैं वो लेयर 3 के डिवाइस हैं। तो नेटवर्किंग में जो हार्डवेयर लेवल डिवाइस आएगा सर इसमें लेयर 4 में? हाँ, जो फिजिकल या जो दिखने वाले हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो लेयर 1, 2, 3 इन्हीं तीनों में है। इसके ऊपर के जो है 4, 5, 6, 7 वो सारा एप्लीकेशन है, उसमें कोई फिजिकल हार्डवेयर इन्वॉल्व नहीं होता है। वो सारा डेटा पैकेट्स को एनालाइज, सिक्योर और ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो सारे के सारे प्रोटोकॉल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, उसमें कोई फिजिकल हार्डवेयर नहीं होता। आपका हार्डवेयर यही 3 होता है, राउटर, स्विच और फिजिकल कनेक्शंस। और STM कौन से लेयर में आएगा सर? कौन सा STM? मतलब उसका नेटवर्किंग के हिसाब से कैटेगराइजेशन नहीं है। STM बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर हो गया। डेटा नेटवर्क में हम उसी डिवाइस को कैटेगराइज करेंगे जो हमारे नेटवर्किंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसमें बेसिकली अगर उसको रखना चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर में रख सकते हैं STM को, क्योंकि वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
तो ये मॉडर्न भी लेयर थर्ड में ही आ जाएगा ना? मॉडर्न फिजिकल लेयर में आएगा, लेयर 1 का डिवाइस है। मॉडेम कोड्स, पेज कोड्स, ये सब हाँ, ये layer one सारा में लेयर आएगा। 1 में आएगा। जैसे PRS के लिए हमारा जो टर्मिनल सर्वर लगाते हैं वो भी लेयर 1 में आएगा। क्या सर, फिर से बोलिए। जो जैसे PRS कनेक्शन के लिए हम टर्मिनल सर्वर लगाते हैं वो भी लेयर 1 में आएगा। मॉडम्स आएंगे वो लेयर 1 में आएंगे। इसका कोई लिस्ट है क्या सर? इसका लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। जो चैप्टर नंबर 16 है वो पावर सप्लाई रिलेटेड है। तो टेलीकॉम में पावर सप्लाई अरेंजमेंट क्या होना चाहिए। तो टेलीकॉम में जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो 230 वोल्ट AC, उसके साथ साथ DC लेवल पे 48 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ये हम यूज़ करते हैं। जो 230 वोल्ट AC है वो बेसिकली पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, वाईफाई इक्विपमेंट, वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, क्लॉक, वॉइस लॉगिंग इक्विपमेंट, रेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा कॉम इक्विपमेंट, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। 48 में हम जो ट्रेन रेडियो सिस्टम है, ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट्स हैं, मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट्स हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेज हैं, वो चलाते हैं। और जो ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें हमने 3 टाइप देखा था, DTMF भी था, CCO भी था। तो उनमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट यूज़ होता है। जो IP बेस्ड कंट्रोल कम्युनिकेशन है वो 230 और 48 ऑप्शन होता है। अब हम 230 पे भी चला सकते हैं उसको, 48 पे भी चला सकते हैं। जैसे सिग्नलिंग में हम IPS यूज़ करते हैं। टेलीकॉम में भी एक स्पेक है RDSO का, लेकिन इसके इक्विपमेंट बहुत कम जगहों पे दिखते हैं। SMPS बेस्ड टेलीकॉम इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, जिसका एक RDSO SPN/TC 102/2013 का है। तो इसमें मतलब सेम सिस्टम से हम 12, 24, 48, 4 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये सारा ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो जहाँ भी हम पावर सप्लाई यूज़ करेंगे AC साइड, वहाँ पे जो न्यूट्रल अर्थ वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 230 वोल्ट AC का। और मैक्सिमम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए जो अर्थिंग का वो है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। जैसे केबल है, केबल का भी आर्मरी और स्क्रीनिंग, उसको हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, उस अर्थ का वैल्यू 1 ओम से कम होना चाहिए। OFC इक्विपमेंट्स, डेटा नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, ये सारे इनका अर्थिंग 1 ओम से कम होना चाहिए। स्टेशनों पे जो OFC हट होता है उसमें हमारा जो पावर सप्लाई है उसमें लोकल के साथ साथ सेलेक्टेड सप्लाई भी एक्सटेंड होनी चाहिए। और जो और ATCLS पैनल होता है उससे मिनिमम 10 एम्पियर का MCB के थ्रू वो जाना चाहिए। इन जनरल कोई भी इक्विपमेंट जिसमें हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो MCB लगता है वो उसके स्टैंडर्ड जो रेटेड करंट है उसके 2.5 टाइम्स होना चाहिए। जैसे OFC इक्विपमेंट को हम 48 सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो मेन MCB होता है वो 16 एम्पियर का होता है। और उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो MCB लगाएंगे वो जो डिवाइस के लिए लगा रहे हैं उसके मैक्सिमम रेटेड करंट से 2.5 टाइम्स हायर होना चाहिए। इसका नेक्स्ट चैप्टर अब इसमें आता है एक्सीडेंट साइड कम्युनिकेशन का।
तो जो एक्सीडेंट साइट कम्युनिकेशन के लिए चैप्टर नंबर 17 में प्रोविजन है कि डिवीजन लेवल पे जो डिजास्टर कंट्रोल रूम होगा उसमें ये 5-6 चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। BSNL फ़ोन विथ ISD, रेलवे टेलीफोन्स, ऑल इन वन प्रिंटर, फैसिलिटी टू extend sectional control to the disaster management control room, hotline between headquarter and division, important telephone number directory of hospitals, doctors, official of state and district administration। जो साइट पे होता है, साइट के लिए हमारे पास प्रोविजन होता है ART और ARME में इक्विपमेंट की। ART का जो स्टैंडर्ड एक लिस्ट है वो शायद आप लोग को बताया गया होगा, उसके हिसाब से डिविजनल ART में इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है उसमें उसके अंदर जैसे आजकल जो VSAT है वो कंडीशनल है, इसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन, FCT, PCT ये सारे उसमें रहते हैं। इसके अलावा जो अदर प्रोविजंस हैं उसमें एक्सीडेंट साइट से जो वीडियो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। आप लोग का आज लंच के बाद भी क्लास है क्या? नहीं सर, नहीं क्लास नहीं है रविवार आज तो छुट्टी है। तो आपके लिए था सर। ओके, तो आप अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कुछ और है क्वेश्चन आपके? हाँ, इसके जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन आता है, GSMR। उसमें जो बेसिक कंपोनेंट हैं जो मुंबई में होंगे वहाँ पे शायद MTRC का है कुछ सब अर्बन में। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सब सिस्टम, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, ऑपरेटिंग सब सिस्टम। इसमें जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि MTRC से क्वेश्चन मतलब आता है, नहीं आया होगा तो आ सकता है। तो GSMR में बेसिकली जो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है वो यही है कि इसमें जो डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है वो 935 से 960 मेगाहर्ट्ज है और अपलिंक है वो 890 से 915 मेगाहर्ट्ज है। प्लस इसमें हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये दोनों यूज करते हैं। तो ये मतलब मेन चैप्टर्स हैं। इसके बाद 2-3 चैप्टर और हैं, बट उसमें मतलब प्रोटेक्शन क्या रखना चाहिए इस तरीके की चीज़ें हैं। उससे कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने पढ़ के देखा, ऐसा कुछ था नहीं जिससे कि आ सकता है। तो ये वाला स्लाइड जो है ये सर MP के बारे में क्या है? हाँ, जो एक चैप्टर नंबर 18, सॉरी इसका चैप्टर नंबर शायद गलत है, एक मिनट।
ये जो LT है वो बेसिकली टेलीकॉम मैनुअल का चैप्टर नंबर 19 है, 18 इसमें लिखा हुआ है, वो थोड़ा गलत है। तो LT बेसिकली जो आजकल देख रहे होंगे वेस्टर्न में भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। तो टेलीकॉम में एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नेटवर्क का जो नेचर है वो बदलता रहता है, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है। जैसे लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, हाँ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। ये बेसिकली ये है कि जैसे हमारा 2G था, 3G था, 4G था, 5G आ रहा है। अब इसमें देखेंगे तो हर उसमें बेसिक चीज हमारा और डेटा भी था, बट हर एक टेक्नोलॉजी में जो लिमिटेशन रहती है उसको ओवरकम करके हम एक नेक्स्ट उसमें जाते हैं। तो LT इसके नाम से ही क्लियर है कि भाई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। सुनील जी मोबाइल म्यूट करिए ना। तो मतलब रेलवे ने जो GSM-R था, जैसे GSM जो हम मोबाइल के लिए यूज करते थे उसमें कुछ लिमिटेशन थी जिसको कि कस्टमाइज करके GSM फॉर रेलवे इवॉल्व किया गया। और GSM-R में भी कुछ लिमिटेशन थी जिसको ओवरकम करने के लिए LTE यूज हुआ। मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब जो हमारा मोबाइल का जो 4G है उसी का मिलता जुलता टेक्नोलॉजी को रेलवे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग है। तो ये बेसिकली ये है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें एक ही चीज जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इसका फ्रीक्वेंसी है, वो शायद लिखा होगा इसमें। एक मिनट, कि इसमें जो हम स्पेक्ट्रम बैंड यूज करेंगे वो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में होगा और अपलिंक के लिए 703 से 748 मेगाहर्ट्ज का बैंड यूज होगा और डाउनलिंक के लिए 758 से 803 मेगाहर्ट्ज का बैंड यूज होगा। तो ये इसमें आप याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। बाकी तो इसका डिटेल जैसे हम GSM पढ़ते थे उसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा नहीं होगा वो सारी चीजें ही इसके चैप्टर में लिखा हुआ है। और ये चूंकि अंडर डेवलपमेंट है, अभी इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुआ है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस कम है। LTE का फुल फॉर्म पूछ सकता है और ये फ्रिक्वेंसी पूछ सकता है। तो अब मैंने कोशिश तो करी, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई, नेटवर्क का भी इशू आया इसलिए थोड़ा सा टाइम मतलब वेस्ट हो गया हम लोग का। ये मेन है, ये वाला PPT है, ये मैं शेयर कर दूंगा। और भी कुछ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो इसके टेलीकॉम मैनुअल से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैं उनको भेज दूंगा नंद किशोर जी को, आप उनसे कलेक्ट करा लीजिएगा। ठीक है, और कुछ हो तो बताइए, नहीं तो फिर खत्म करें। संडे है तो आप लोगों में कुछ अलग असाइनमेंट होगा, हम लोग का भी कुछ रहता है।